शुरुआती दृश्य में हमें नायिका बॉबी रेनॉल्ड्स से परिचित कराया जाता है, जो एक नौकरी के साक्षात्कार में भाग लेते हुए दिखाई देता है। हमेशा की तरह उसे उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण नियोक्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। यह पता चला है कि बॉबी ने हत्या के लिए जेल का समय बिताया है और रिकर से रिहा होने के बाद वर्तमान में परिवीक्षा पर है। इसके परिणामस्वरूप उसे निर्वासित माना जाता है और उसके पूर्व मित्रों के साथ साथ उसके पड़ोसी भी उससे बात नहीं करना चाहते हैं। बॉबी अब न्यूयॉर्क के ईस्ट विलेज में एक पुराने अपार्टमेंट में चला गया है, जहां उसकी अकेली मां रहती थी और जेल में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। पहुंचने पर बॉबी 5वीं मंजिल पर 519 नंबर के अपने कमरे तक पहुंचने के लिए एक लिफ्ट लेता है। गलियारे से गुजरने के दौरान वह एक युवा लड़की को कमरा 517 के बाहर पियानो बजाते हुए देखता है। जैसे ही वह अपने कमरे में प्रवेश करता है, बॉबी को अपनी दिवंगत मां की कई तस्वीरों के साथ साथ खून के दाग वाला एक तकिया मिलता है। इससे उसे बहुत दुख होता है। कुछ समय के शोक के बाद वह जगह की सफाई करना शुरू कर देता है। इस बीच वह बगल के कमरे में एक जोड़े, शायद युवा लड़की के माता पिता के बीच बहस सुनता है। सुनने की कोशिश में बॉबी अपने कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन उसे अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता है। फिर वह सफाई जारी रखता है और पियानो के पीछे एक दीवार में एक टूटा हुआ छेद देखता है। जिज्ञासु वह अपना हाथ अंदर रखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ उसकी उंगली को चुभता है, जिससे उसे खून बहने लगता है। वह जल्दी से अपने घाव को धोने के लिए बाथरूम में प्रवेश करता है और उसे कुछ अवसादरोधी गोलियां मिलती है, जो संभवतः उसकी मां की है। कुछ ही समय बाद वह विपरीत अपार्टमेंट की खिड़की में एक अज्ञात व्यक्ति को अपने कमरे में नजर रखते हुए देखता है। हालांकि बॉबी इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता है और बस पर्दा बंद कर देता है। उस शाम बाद में बॉबी अपनी पूर्व प्रेमिका एलिसा से मिलने के लिए एक बार जाता है, जो वहां वेट्रेस के रूप में काम करती है। वह पूछता है कि क्या वे किसी दिन कॉफी ले सकते हैं, लेकिन वह यह दावा करते हुए मना कर देती है कि वह दोहरी पाली में काम करती है। बॉबी फिर अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। आधी रात को वह बैठक कक्ष से निकलने वाली एक अजीब सी आवाज से जाग जाता है। जैसे ही वह इसके स्रोत की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, वह अपनी मां की आत्मा को मदद की गुहार लगाते हुए देखकर चौंक जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह आगे की जांच कर सके, वह यह खुलासा करती है कि यह सिर्फ एक सपना है। अगले दिन वह नौकरी पाने की उम्मीद में ह्यूस्टन ऑटो रिपेयर की दुकान पर जाता है। इस बार एक सहायक मालिक, हेक्टर रोड्रिगेज, उसे काम पर रखता है, जिससे उसे अपने जीवन के पुनर्निर्माण का मौका मिलता है। लेकिन वह अपनी वफादारी की मांग करता है और यहाँ तक कि शुरुआत में कम मजदूरी देने की पेशकश करता है। जब बॉबी सहमत होता है, तो मालिक उसे अगले दिन से काम में शामिल होने की अनुमति देता है। बाद में बॉबी अपने अपार्टमेंट में लौटता है और लिफ्ट पर रहते हुए उसके साथ एक पुलिस अधिकारी वाल्टर शामिल हो जाता है। यह पता चला है कि वाल्टर कमरा 517 की उसी छोटी लड़की का पिता है, जो अक्सर अपने परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है। उस रात बॉबी को एक बार फिर फर्श से आने वाली अजीब-अजीब खरोच की आवाजें सुनाई देती है। जांच करते समय वह अचानक एक पियानो की आवाज सुनता है और उसकी चाबियों पर खून का पता लगाता है। आगे निरीक्षण करने पर उसे पियानो के अंदर एक कपड़े में लिपटे कुछ खून से लथपथ नाखून मिलते हैं। बॉबी तब अपार्टमेंट प्रबंधक से परामर्श करता है, उसे नाखून दिखाता है और पूछता है कि क्या उससे पहले कोई और वहां रहा था। हालांकि प्रबंधक किसी भी पूर्व निवासी से इनकार करता है और सुझाव देता है कि नाखून बॉबी की मां के हो सकते हैं। वह यह भी बताता है कि उसकी मां ने अपनी मृत्यु से एक सप्ताह पहले खुद को अपने अपार्टमेंट में बंद कर लिया था। अगले दिन से बॉबी हेक्टर के गैराज में काम करना शुरू कर देता है। हालांकि विचित्र दर्शन और आवाजें काम के घंटों के दौरान भी उसका शिकार करना जारी रखती है। एक दिन काम के बाद वह कॉफी के साथ एलिसा से मिलने जाता है। सड़क पर चलते समय बॉबी पूछता है कि क्या वह उसे दूसरा मौका दे सकती है और उसे उसके अपार्टमेंट में जाने के लिए भी आमंत्रित करती है। एलिसा कोई जवाब नहीं देती, लेकिन वह खुश दिखाई देती है। घर लौटते समय बॉबी अपने पड़ोसियों में से एक, जोसेफ को अपने कमरे के अंदर कुछ सुनने की कोशिश करते हुए पाता है। जब बॉबी उसका सामना करता है, तो वह बताता है
कि वह इस कमरे से निकलने वाली अजीब आवाजें सुनता है। जोसेफ पूछता है कि क्या वह उन्हें भी सुनता है, लेकिन बॉबी बिना किसी प्रतिक्रिया के अंदर चला जाता है। बाद में वह बर्तन धो रहा होता है जब वह फिर से वाल्टर और उसकी पत्नी जीना के बीच बहस सुनता है। फिर वह कमरा 517 के दरवाजे पर जाता है और उनकी बातचीत को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन अनजाने में वाल्टर को सचेत करते हुए शोर मचाता है। नतीजतन बॉबी अपने कमरे में वापस जाता है और पुलिस द्वारा उसे खोजने से ठीक पहले अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद बॉबी सोफे पर सोने की कोशिश कर रहा है जब उसे अपनी मां की अलमारी से एक और आवाज सुनाई देती है। वह जांच करने के लिए आगे बढ़ता है और जगह को पूरी तरह से गड़बड़ में पाता है। कुछ ही समय बाद उसे एक कैसेट का पता चलता है जिसमें उसकी मां की मृत्यु से पहले की कुछ चिल्लाने वाली आवाजें होती है। इससे वह बहुत परेशान हो जाता है। सुबह में बॉबी कपड़े धोने के लिए अपार्टमेंट के तहखाने में जाता है। रास्ते में वह महसूस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वॉशिंग मशीन भी बिना कोई सिक्का डाले अपने आप सक्रिय हो जाती है, जिससे वह उलझन में पड़ जाता है। इस बीच एलिसा आती है अपार्टमेंट और सीधे बॉबी के कमरे की ओर चलता है। दरवाजा खुला देखकर वह अंदर प्रवेश करती है और उसी अज्ञात व्यक्ति को विपरीत अपार्टमेंट से देख रही होती है। तभी एलिसा के कंधे के पीछे एक डरावना हाथ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही बॉबी अंदर आता है वह अस्पष्ट रूप से गायब हो जाता है। फिर दोनों रात के खाने पर कुछ बातचीत करते हैं, जिसके दौरान बॉबी बताता है कि उसकी मां की मृत्यु कैसे हुई। वे घंटों बातचीत करते हैं और एलिसा अंततः चली जाती है, लेकिन उसे चूमने से पहले नहीं। अगले दृश्य में बॉबी फिर से कमरा 517 से एक और बहस सुनता है। इस बार वह हस्तक्षेप करने का फैसला करता है, इसलिए वह दरवाजा खटखटाता है और जीना से पूछता है कि क्या वह ठीक है। जरूरत पड़ने पर वह मदद करने की पेशकश भी करता है। हालांकि वाल्टर बाहर आता है और उसे अपने काम को ध्यान में रखने की चेतावनी देता है। अगले दिन एलिसा अपने प्रेमी से मिलने उसके अपार्टमेंट में आती है और जीना को उसके दरवाजे पर टैप करते हुए देखती है। स्थिति की गलत व्याख्या करते हुए वह गुस्से में वहां से चली जाती है। उस शाम बाद में बॉबी फिर से बगल की हिंसा की आवाज से परेशान हो जाता है। कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित वह अपने कमरे से बाहर निकलता है, केवल कार्ली को अपने दरवाजे के सामने खड़ा पाता है। वह उसे अंदर बुलाता है और समस्या के बारे में पूछता है, लेकिन डरी हुई छोटी लड़की चुप रहती है। उसके पिता द्वारा उसके साथ स्पष्ट रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है, जो उसके शरीर पर चोटों से स्पष्ट है। अंतिम विकल्प के रूप में बॉबी शारीरिक हिंसा के बारे में रिपोर्ट करते हुए वाल्टर पर पुलिस को बुलाता है। जब वह कॉल पर होता है, कार्ली किसी कारण से अपने कमरे में वापस भाग जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और कमरा 517 में घुस जाती है। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में कमरा खाली दिखाई देता है, जैसे कि वहां कई वर्षों से कोई नहीं रहा है। अधिकारी अनुमान लगाते हैं कि बॉबी को कुछ मानसिक समस्याएं हैं, इसलिए वे जाने से पहले उसे चेतावनी देते हैं। इसके बाद हैरान बॉबी अपार्टमेंट मैनेजर के पास जाता है और कमरा 517 के किराएदार के बारे में पूछताछ करता है। हैरानी की बात है कि बाद वाला यह भी कहता है कि उस कमरे में कोई नहीं रहता है। अब बॉबी को अपने विवेक पर संदेह होने लगता है। इसके अलावा वह उन चीजों को सुनना और मतिभ्रम करना जारी रखता है जो वहां नहीं है। कहीं और एलिसा अपने कॉलेज में है, अपने दोस्त से बॉबी के बारे में बात कर रही है। यहाँ वह स्वीकार करती है कि वह उसकी वजह से जेल गया था। पता चलता है कि यह जोड़ी एक पार्टी में शामिल हुई थी जहां एक अजनबी उसके पास आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। इसे देखने के बाद बॉबी ने उसके चेहरे पर बार बार घूंसे मारे, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। एक दिन गैराज में काम करते समय बॉबी को तब झटका लगता है जब वह कुछ खून का अनुभव करता है उसके चेहरे पर गिरना। वह गुस्से में बाथरूम की ओर भागता है, लेकिन इस समय तक खून रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका होता है। हेक्टर हुनक असामान्य प्रतिक्रिया के देखैत छथि आ हुनका एक दिनक छुट्टी लेबाक सुझाव दैत छथि। इस बीच अपार्टमेंट में जोसेफ रात का खाना तैयार करते हुए दिखाई देता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और लगता है। कुछ ही समय बाद वह कुछ कचरा निकालने जाता है, जब कूड़ेदान से एक हाथ निकलता है और उसे पकड़ लेता है।
भयभीत होकर यूसुफ अपने कमरे में वापस भागता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसी समय वह दरवाजे पर दस्तक सुनता है और छेद के माध्यम से झांकते हुए वह एक महिला की भूतिया आकृति देखता है जो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। घबराहट में जोसेफ ने खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया। हालांकि वह अभी भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि भूत अंदर चला जाता है। इस आमने सामने की मुठभेड़ के साथ यूसुफ इतना डर जाता है कि वह उसके डर के आगे झुक जाता है। अगली सुबह एक जासूस बॉबी के घर आता है और जोसेफ के बारे में कुछ सवाल पूछता है। बॉबी अपने आपराधिक इतिहास के कारण इस मौत के मामले में मुख्य संदिग्ध बन जाता है। बाद में काम पर उसे पता चलता है कि उनके गैराज से एक कार चोरी हो गई है। हेक्टर को बॉबी पर संदेह है, इसलिए वह उसे 1 घंटे के भीतर कार वापस करने के लिए कहता है, अन्यथा वह पुलिस को बुलाएगा। हमारा नायक इस आरोप से बहुत निराश है, इसलिए वह यह कहते हुए चला जाता है कि वह निर्दोष है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जीना और कार्ली के भूत अन्य व्यक्तियों को परेशान करते रहते हैं जिनका बॉबी और अपार्टमेंट की इमारत से संबंध है। एक उदाहरण में एलिसा अपनी डिजाइनिंग कक्षा में होती है जब वह अपने एक पुतले में कार्ली के भूत को देखती है। डरी हुई वह बाथरूम की ओर भागती है, लेकिन भूत उसे वहां भी परेशान करता है। दूसरी ओर हेक्टर को पता चलता है कि अधिकारियों ने गलती से कार को खींच लिया था। इससे उसे अपने पहले के कार्यों पर पछतावा होता है, इसलिए वह माफी मांगने के लिए बॉबी के अपार्टमेंट में जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह लिफ्ट में जाता है, वह कार्ली को लिफ्ट के बटनों के साथ खेलते हुए पाता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग जाती है। हेक्टर छोटी लड़की का कमरा 517 तक पीछा करता है, जहां उसका स्वागत एक गंभीर दृश्य द्वारा किया जाता है, कार्ली का निर्जीव शरीर। घबराए हुए वह 911 पर कॉल करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय छोटी लड़की धीरे धीरे उठती है। यह दृश्य उसके दिल को डरा देता है, जिससे वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जाता है, क्योंकि वह सीढ़ियों से गिर जाता है, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। थोड़ी देर बाद बॉबी घर आता है और कार्ली को अपने कमरे के अंदर चलने और अपने बिस्तर पर खेलने के कई दृश्यों का अनुभव करता है। इन भूतों से परेशान होकर बॉबी उसी के बारे में अन्य किराएदारों से पूछताछ करने के लिए बाहर निकलता है। बुजुर्ग पुरुषों में से एक तब एक काले इतिहास का खुलासा करता है। वर्षों पहले वाल्टर ने अपनी पत्नी को अपनी बेटी के साथ पाया, जो उसे छोड़ने का प्रयास कर रही थी। इससे वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने उन पर हिंसक हमला कर दिया। गरीब जीना ने मदद के लिए किराएदारों का हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन बॉबी की मां सहित कोई भी हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं था। नतीजतन वाल्टर ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी और खुद को गोली मारने से पहले अपनी बेटी के शव को कचरे के ढेर में फेंक दिया। तब से परिवार के भूत अपार्टमेंट को परेशान कर रहे हैं और उन सभी को मार रहे हैं जिन्होंने जरूरतमंद की मदद करने से इनकार कर दिया था। इस बीच एक डरी हुई एलिसा बॉबी की तलाश में अपार्टमेंट में आती है, लेकिन उसे अपने कमरे में नहीं पाती है। फिर वह उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए कमरा 517 पर दस्तक देती है, लेकिन दरवाजा खुला पाती है। जैसे ही वह प्रवेश करती है, वह वाल्टर के भूत से मिलती है, जो उस पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर देता है, जैसे उसने अपनी पत्नी के साथ किया था। कुछ ही समय बाद बॉबी अपने कमरे में लौटता है और एलिसा की चिल्लाने की आवाज सुनता है। वह कमरा 517 में घुस जाता है और उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाता है। चिंतित होकर वह उसे वापस अपने कमरे में ले जाता है और उसके घावों की देखभाल करता है। इस बीच बॉबी एक बार और वाल्टर और जीना के बीच हिंसक टकराव सुनता है। वह बाहर निकलता है और उस दृश्य को ठीक वैसा ही देखता है जैसा उस बूढ़े आदमी ने पहले वर्णित किया था। लेकिन इस बार बॉबी पूरे दृश्य को नहीं चलने देता है। वह हस्तक्षेप करता है जैसे ही वाल्टर जीना को अंतिम झटका देने वाला होता है। यह व्याकुलता उसे वाल्टर की नाइटस्टिक छीनने और उसे तब तक पीटने की अनुमति देती है जब तक कि वह मर नहीं जाता। इसके बाद जीना बॉबी को सराहना के साथ पीछे मुड़कर देखती है, जिसके बाद मां और बेटी की आत्माओं को शांति मिलती है और अंत में गायब हो जाती है। भूतों के चले जाने के बाद बॉबी वापस एलिसा के पास जाता है और उसकी मदद के लिए एम्बुलेंस बुलाता है।